तो एक मैग्नेटिक फील्ड है ना, उस मैग्नेटिक फील्ड में हमने कंडक्टर यानी मेटल का एक वायर का एक लूप रख दिया और उसको रिंग, स्प्लिट रिंग जिसको कहा जाता है, तो पहले लेबलिंग ही कर लेंगे। ये आपके हो गए मैग्नेट, जिसमें इधर हमने नॉर्थ पोल एक मैग्नेट का रखा है, उधर साउथ पोल, ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रन फ्रॉम विच पोल टू विच पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो ऐसे मैग्नेट को रखने पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल की तरफ जाएंगी, तो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा इस लूप के आसपास मैग्नेटिक फील्ड वाला, यानी ये जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड में आ गया है ना। अब ये जो हमने वायर से बनाया है इसको टेक्निकली कहा जाता है आर्मेचर, आर्मेचर ऑफ द मोटर, जो कि एक लूप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है। देन ये जो लूप है जो कि कंडक्टर यानी मेटल का है, वो सर्किट, यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बिठा रखी है जिससे करंट जो है वो इस लूप में ट्रांसफर होगा। उसके लिए हम जिस चीज का मदद लेंगे वो यहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, उसको कहते हैं स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग। ये स्प्लिट रिंग्स आप अभी देखेंगे कि ये जो है रोटेट करेगा, ये आर्मेचर कुछ देर में अभी रोटेट करेगा, तो ये रिंग्स जो हैं वो सर्कुलर मोशन में मदद करते हैं और उसके वजह से ये लूप जो है वो इससे कनेक्टेड रहता है सर्किट से, रोटेशनल मोशन भी कर पाता है और सर्किट से कनेक्टेड भी रह पाता है। प्लस इसमें बीच में गैपिंग दी गई है, वो भी एक रीजन की वजह से है जो अभी हम लोग वर्किंग देखेंगे तो समझ में आएगा। इस स्प्लिट रिंग को इस सर्किट से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिनको कहा जाता है कार्बन बुशेस, जो इस रिंग को टाइटली होल्ड करके सर्किट से कनेक्शन में बनाए रखते हैं। फिर यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस ले लिया ताकि अपने सर्किट में करंट आ सके, ड्रॉ हो सके इस सप्लाई से, जो कि एक बैटरी है। तो ये बैटरी है, तो ये जो करंट देगा दैट विल बी डीसी करंट। है ना, बैटरी से हमको हमेशा डीसी करंट मिलता है। डीसी करंट स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। तो डीसी एसी आपके सिलेबस से हट गया, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर ये है कि डीसी जो है, जो करंट होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी पॉजिटिव से जाएगा नेगेटिव की तरफ, उसका डायरेक्शन हमेशा वही रहेगा। लेकिन जो एसी होता है वो उसका फुल फॉर्म होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग का मतलब है कि उसका डायरेक्शन जो है वो हर वक्त बदलता रहता है। तो उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड में कितनी बार डायरेक्शन बदलेगा। तो एक सेकंड में 50 बार डायरेक्शन चेंज कर दिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी बताई जाती है 50 हर्ट्ज में बताई जाती है फ्रीक्वेंसी, यानी वो 1 सेकंड में एक बार गया इधर तो अगले इधर, यानी 50 बार अपना डायरेक्शन चेंज करेगा एक सेकंड के अंदर 50 हर्ट्ज का डायरेक्शन। खैर हमको एसी करंट कभी फिलहाल लेना देना नहीं है। फिर हमने एक स्विच रखी है ताकि हम अपनी मनमर्जी से इसमें करंट को फ्लो कर सकें और जब मन चाहे इसको करंट फ्लो को बंद कर सकें। तो अब अगर हमने मान लो यहाँ पे स्विच को कर दिया ऑन, स्विच हो गया ऑन,
ठीक है भाई। तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब करंट फ्लो होता है किधर से किधर, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव आपका इधर है, यहाँ से करंट आया गया, सब कुछ कंडक्टिंग है। तो ये करंट इस बुशेस से होते हुए, रिंग से होते हुए इस आर्मेचर में चला गया। आर्मेचर में करंट गया और लौटा, फिर इस रिंग से कंडक्टर है वापस लौट आएगा और नेगेटिव प्लेट की तरफ करंट फ्लो इसमें कर रहे हैं। अब जब करंट फ्लो कर रहा है तो आपने क्या कर दिया, आपने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है ना। और कल आपने देखा था कि जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जा रहा था तो वो एक फोर्स फील कर रहा था। तो यहाँ पे भी एक फोर्स फील होगा। तो अगर आप इस लूप के जो ये एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है इसके नेमिंग कर दें ए बी सी एंड डी, तो ए बी इस लूप का वन ऑफ द आर्म हो जाएगा और डी सी इस लूप का दूसरा आर्म हो जाएगा। दीज आर द आर्म्स ऑफ द आर्मेचर, आर्म ऑफ द आर्मेचर, राइट। अब जरा फ्लेमिंग फोर्स आपको पता करना है, तो फोर्स पता करने के लिए कौन सा रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके यहाँ पे देखिए ए बी में कि वो फोर्स किस तरफ लग रहा है, ऊपर लग रहा है या नीचे लग रहा है। तो 4 फिंगर टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ। देन सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट आपका हो गया इस डायरेक्शन में है, और थंब, तो थंब जा रहा है अंदर। तो यानी ये जो पार्ट है ये अंदर की तरफ दबना चाहेगा, इनसाइड द बोर्ड, बोर्ड के अंदर घुसना चाहेगा, यानी उस डायमेंशन में जाएगा z। अगर हम 3 डायमेंशन ले लें, x एक्सिस और y एक्सिस और z एक्सिस, तो आउटसाइड द बोर्ड पॉजिटिव z एक्सिस, इनसाइड द बोर्ड नेगेटिव z एक्सिस। तो ये आर्मेचर जो है इस पार्ट पे इसको अंदर की तरफ यानी नेगेटिव z एक्सिस की तरफ इसको एक पुश मिलेगा, धक्का मिलेगा। तो उसको हम लोग क्रॉस से दिखा देते हैं, ठीक है। क्रॉस का मतलब कि उसको अंदर की तरफ धक्का मिल रहा है। अब आ जाइए डीसी आर्म पे। डीसी आर्म पे आपका करंट का डायरेक्शन ये है। यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के चेक करिए कि जो फोर्स डीसी को फील करने को मिलेगा वो किस डायरेक्शन में होगा। तो 4 फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट नीचे की तरफ, तो थंब बाहर की तरफ, तो बोर्ड से बाहर की तरफ यानी आउटसाइड, पॉजिटिव z एक्सिस। तो पॉजिटिव z एक्सिस के लिए हम डॉट बना देते हैं। डॉट मतलब पॉजिटिव z एक्सिस और क्रॉस मतलब नेगेटिव z एक्सिस। अब क्या होगा, ये वाला पार्ट नीचे जाना चाहता है और ये वाला पार्ट नीचे जाना चाह रहा है, फोर्स फील कर रहा है, और ये वाला पार्ट ऊपर उठना चाह रहा है। तो यहाँ पे 2 फोर्सेस हो गए, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर और 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हो गए एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो जब 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाते हैं तो वहां पे लगने लगता है कपल। उसको कहते हैं कपल। तो यहाँ पे ये जो आर्मेचर है, उस आर्मेचर पे इस पोर्शन पे अंदर की तरफ धक्का फील हो रहा है और इस आर्म पे बाहर की तरफ धक्का फील हो रहा है, जिसकी वजह से एक फोर्स इधर और एक फोर्स लग रहा इधर। तो ये आ जाएगा रोटेशनल मोशन, ये आ जाएगा रोटेशनल मोशन। तो जैसे ही ये रोटेशनल मोशन में आएगा 180 डिग्री घूम जाएगा।
और ये स्प्लिट रिंग इसको अलाउ करेगी रोटेशनल मोशन करने। तो ये ड्यूरिंग द फर्स्ट साइकिल ये मूव करके ऐसे हो गया। अब आपका AB वाला जो पार्ट था वो चला गया उस साइड और DC वाला जो पार्ट था वो चला गया इस साइड। अब करंट का डायरेक्शन सेम रहेगा, यानी अब DC में जो पहले नीचे आ रही थी करंट, अब DC में करंट जाएगी ऊपर की तरफ और AB में जो करंट जा रही थी पहले ऊपर की तरफ, अब उससे लौट के आएगी नीचे की तरफ। तो अब DC फील करेगा क्या, नीचे की तरफ यानी नेगेटिव Z एक्सिस पे, और AB फील करेगा पॉजिटिव Z एक्सिस। तो अगेन नेक्स्ट रोटेशन हो जाएगा। तो ऐसे दो हाफ साइकिल्स मिलकर के क्या होगा, एक कंप्लीट साइकिल होगा। हाँ, तो 360 डिग्री रोटेशन इसका चालू हो जाएगा। तो मोटर में इलेक्ट्रिक करंट देते गए और वो रोटेशनल मोशन शुरू कर। तो दिस इज हाउ अ DC मोटर वर्क्स। तो जनरेटर होता है उसके बाहर जो लोहा लगा रहता है मोटा सा, प्रिंसिपल ऑफ अ DC मोटर। बात हम कर रहे हैं DC मोटर की, इलेक्ट्रिक मोटर। प्रिंसिपल ऑफ हेडिंग दे देंगे DC मोटर, देन उसके बाद लिख देंगे प्रिंसिपल, और डायरेक्ट प्रिंसिपल में फिर बात बताएंगे कि क्या किस प्रिंसिपल पे। तो आपने हेडिंग लिख रखा है DC मोटर, तो पहला हेडिंग दीजिएगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में लिखिएगा द इलेक्ट्रिक मोटर is based on the electric motor is based on the principle that when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force. Full stop. तो सिंपल है कि अगर हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो वो एक फोर्स फील करने लगता है। उसी प्रिंसिपल को यूज करके, उसी फंडामेंटल को यूज करके इसको डिजाइन किया गया और हमने एक DC मोटर बना दिया, जिससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे करके रोटेशनल मोशन हासिल कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देन लिखिएगा कंस्ट्रक्शन, लिखिएगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में पहला पार्ट लिखिएगा आर्मेचर। आर्मेचर ARMATURE AL वाले हमारे स्कूल वाले हैं। तो आर्मेचर क्या है लिखिएगा, इलेक्ट्रिक मोटर consists of a current carrying coil, तो ये जो आपका है, ये क्या है, ये एक तरह का कॉइल
याद करो जब हमने कॉइल बनाया था तो उसमें एक लूप ही तो बनाया था, बस वहां पे सर्कुलर शेप था, यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप दे दिया है, लेकिन आएगा तो कॉइल में ही नाम। तो इट्स अ करंट कैरिंग कॉइल। और अगर आपने डायग्राम बना रखा है तो वहां पे आप उसका नाम भी दे सकते हो, स्पेसिफाई कर सकते हो कि ए बी सी टी। सर नाम के सभी लोग सही दे रहे हैं। हाँ, ए बी सी टी। तो टीचर डायग्राम देख के समझ जाएगा कि आपने आर्मेचर सही समझा है। ठीक है, सेकंड पार्ट लिखिएगा, फील्ड मैग्नेट। फील्ड मैग्नेट, हमें ऐसे मैग्नेट्स लेने होंगे जो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करें। तो लिखना, द आर्मेचर is kept between field magnet north pole या north south, NS, capital N capital S, between field magnet capital N capital S, ये हो गया आपका फील्ड मैग्नेट। प्रणव ट्यूबलाइट हो गया। नेक्स्ट लिखना, थर्ड पार्ट, स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग, आर्मेचर हो गया फर्स्ट अपना, देन फील्ड मैग्नेट्स हो गए, स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग को एक और नाम दिया गया है, these are also known as commutator। तो स्लैश करके लिख लेना कम्यूटेटर, COMMUTATOR, कम्यूटेटर। है ना, तो स्प्लिट रिंग बोले या कम्यूटेटर बोले बात एक ही है। तो लिखना इसमें, एक्सप्लेन इसको कैसे करेंगे। A split ring is a ring। A split ring is a ring A split ring is a ring cut into two parts, R1 and R2, cut into two parts, R1 and R2, separated by some distance, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन करेगा। कॉमा करके लिखना, R1 is connected to A, R1 is connected to, सॉरी यहाँ पे हमने R2 नाम रखा ना, तो R2 is connected to A, R2 is connected to A and R1 is connected to D. R1 is connected to D. Full stop. The split ring rotates along with the armature. The split ring rotates along with the armature. अब आर्मेचर पे हमने देखा कि ये पार्ट जब करंट फ्लो कर रहा है तो एक फोर्स फील कर रहा है इनवर्ड, और ये पार्ट जब करंट फ्लो कर रहा है तो एक फोर्स फील कर रहा है आउटवर्ड। उसके वजह से एक रोटेशनल मोशन क्रिएट हो रहा है, तो आर्मेचर गोल घूमना शुरू कर देगी
और उसको गोल घूमने में स्प्लिट रिंग भी क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, वो भी सर्कुलर मोशन कर सकता है, तो दोनों साथ में तो रोटेशनल मोशन में आ जाता है। देन लिखना डी, मतलब फोर्थ पार्ट ब्रशेस है ना, बुशेस नहीं, ब्रशेस। ब्रशेस या ब्रुशेस भी कई लोग कहते हैं इसको, ब्रुशेस। तो इनको भी नाम दे देते हैं, लेट इट्स नेम बी B1 एंड इट्स नेम इज B2। तो लिखना B1 B2, B1 B2, ब्रुशेस में लिखना B1 B2 आर द sliding contacts made up of graphite, और ग्रेफाइट आप लोग को मालूम होगा, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक, है ना, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जाती है। जैसे आपके पेंसिल की जो लीड होती है वो ग्रेफाइट की बनी है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, इट्स अ गुड कंडक्टर। तो ग्रेफाइट का बना होता है। एंड हैज, इसको ग्रेफाइट का बनाने का एक और कारण है, एंड हैज सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी, and has self-lubricating property। ग्रेफाइट को एज अ लुब्रिकेंट भी यूज किया जाता है मशीन में, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है ग्रेफाइट। लुब्रिकेशन मतलब स्मूथनेस, है ना, चिकनापन, ताकि आपस में फ्रिक्शन यानी घर्षण कम। तो ये ग्रेफाइट जो है वो क्या करेगा, उसको मूव भी करने देगा, वो रोटेट कर सकता है, और उसकी वजह से ज्यादा फ्रिक्शन नहीं आएगा, है ना, फ्रिक्शन नहीं आएगा, तो उसके रोटेशनल मोशन में कोई हिंड्रेंस, कोई रुकावट नहीं आएगी, वो इजीली रोटेट कर सकता है। प्लस वो कंडक्टर भी है, तो करंट भी लगातार फ्लो करते रहेगा। कोई मेटल यूज कर लेते तो कंडक्टर तो रहता, करंट फ्लो करता, बट वो उस पर रगड़ खाता, तो फ्रिक्शन की वजह से वहां पे जो है रोटेशनल मोशन में प्रॉब्लम आती, रोटेशनल मोशन में स्पीड उसकी कम हो जाती, प्लस वहां पे हीट एनर्जी जनरेट होने लगती फ्रिक्शन के कारण, वो और डिवाइस को धीरे धीरे उसको खराब कर देता, वो पार्ट डैमेज हो जाता। तो इसलिए इसको ग्रेफाइट का बनाया गया है, ताकि एक गुड कंडक्टर भी रहे प्लस लुब्रिकेटिंग भी रहे। आपके पास ये सब मटेरियल है जिसमें यूज होता है? नहीं, मुझे तो पर्पस क्या है, ब्रुशेस का लिख लीजिएगा। ब्रुशेस आर रिक्वायर्ड, because एक्सटर्नल सर्किट, ये जो हमारी सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट डज नॉट रोटेट, ये पूरी सर्किट तो रोटेट कर नहीं रही है, ये तो वैसे की वैसी ही है, रोटेशनल सिर्फ स्प्लिट रिंग और आर्मेचर में हो रहा है। तो ये ब्रुशेस जो है वो वहां पे उसको अलाउ करेंगे। तो ब्रुशेस आर रिक्वायर्ड बिकॉज एक्सटर्नल सर्किट डज नॉट रोटेट, therefore it keeps the split rings, therefore it keeps the split rings into contact
with the circuit. इनकी वजह से ये लगातार ऐसे बने रहेंगे, तो स्प्लिट रिंग जो है वो रोटेट करती रहेगी और इनकी वजह से वो उसके टच में बना रहेगा। अदरवाइज अगर सिर्फ वायर लगा होता तो वायर लूज होने की वजह से वहां पे कनेक्शन कट होने का डर है, तो कनेक्शन कट हो जाएगा तो करंट फ्लो बंद हो जाएगा, करंट फ्लो बंद तो फोर्स लगना बंद, तो ये घूमना बंद कर देगा। तो इसलिए डायरेक्ट वायर नहीं जोड़ते हैं, वहां पे ब्रूशेस लगा देते हैं, तो उसको कांटेक्ट में भी बनाए रखता है और रोटेशनल मोशन भी हो रहा होता है। देन लिखना बैटरी। बैटरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सर अगर 5 नंबर क्वेश्चन हाँ डीसी मोटर के ऊपर बैटरी, तो लिखना द बैटरी सप्लाई। हाँ मैं बताइए The battery supplies current to the battery supplies current to the armature through the circuit. हाँ, सर्किट से होकर के करंट जा रही ना। तो ये अभी ये रहा आपका डायग्राम और प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। कल वर्किंग लिख लेंगे। तो हमने क्या लिखा, आज हम लिख रहे हैं वर्किंग। वर्किंग को हम समझेंगे डीसी मोटर के दो पार्ट्स में। पहले पार्ट में हमने लिखा कि इनिशियली द आर्मेचर इज इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो आर्मेचर है वो एक प्लेन में है, ठीक है, इज इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन इन द फिगर। वहां फिगर हम बनाएंगे। R1 जो कि हमारा स्प्लिट रिंग है, तो R1 इज इन कॉन्टैक्ट विद B1, ये मेंशन कर देंगे, एंड R2 इज इन कॉन्टैक्ट विद B2, है ना, फुल स्टॉप। देन इसके बाद करंट फ्लो करेगा, तो लिखेंगे when the current flows in the armature, when the current flows in the armature, when the current flows in the armature, the force acting on AB, the force acting on AB। अब हमने यहाँ पे अपने डायग्राम में A और B नाम दिया है, तो इसलिए मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर आपने अपने एग्जाम में नाम चेंज कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग फिर चेंज कर लीजिएगा। पता है कि आप लोग एकदम ये तो AB क्या लिखा हमने, when the current flows in the armature, the force acting on AB। तो AB पे कल हम देख रहे थे फोर्स कैसे लग रहा था, आउटसाइड द बोर्ड या इनसाइड द, जमीन से निकाल भी सकते हैं, इनसाइड द डायरेक्शन ऑफ these forces have been found by Fleming's left hand rule। The direction of these forces have been found by Fleming's left hand rule, ये हम मेंशन कर देंगे, फुल स्टॉप। These forces rotate the armature. These forces rotate the armature in clock। BC वाला पार्ट यहाँ जाएगा हाफ रोटेशन के बाद, और AB वाला पार्ट यहाँ चला जाएगा, है ना। बाकी करंट के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि स्प्लिट रिंग लगी हुई है, ठीक है।
ऐसा अरेंजमेंट बना रखा है कि करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही ये रोटेट हो रहा है तो ये वायर इस स्प्लिट रिंग से होते हुए बीच में गैपिंग, फिर उस गैपिंग से होते हुए चला जा रहा है सेकंड रिंग पे। जो ए वाला पोर्शन था, ए बी वाला पोर्शन, वो पहले इस रिंग से कनेक्टेड था, तो इस रिंग पे ऐसे फ्लिप करते हुए ये